नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में आज बात होगी हिमाचल और गुजरात चुनाव को लेकर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी में मंथन और किस तरीके से सत्ता पर जाया जा सके उसकी रणनीति पर विचार मंथन हो रहा है, कोशिशें की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। तो आज की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने अपने सभी महासचिवों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मंथन किया है और किस तरीके से गुजरात चुनाव की रणनीति बनाया जाए, हिमाचल में किस तरीके से सत्ता पर काबिज हुआ जा सके, इन सबको लेकर उन्होंने आज रणनीति बनाई है, विचार विमर्श किया है और सबसे बड़ी बात मोदी सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा है। चुनाव की रंगत ही कुछ ऐसी होती है कि विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों में, उनकी नीतियों को विफल करार देने की कोशिशों में नेताओं की बयानबाजी होती है और यही एक चुनाव का रंग भी है। और इसी चुनाव के रंग के तहत हम आज जरा समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ने जीएसटी को ठीक तो बताया, लेकिन जिस तरीके से क्रियान्वयन किया गया है मोदी सरकार के द्वारा, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि इससे बड़ा नुकसान हुआ है। नोटबंदी को भी उन्होंने बम करार दिया है। कहीं न कहीं उन्होंने गरीब परवर की बात करने वाली मोदी सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करने की कोशिश की है। तो इन सभी चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर राहुल गांधी का मोदी सरकार के खिलाफ इस तरीके का आक्रामक रुख क्या केवल हिमाचल और गुजरात के चुनाव है या फिर अध्यक्ष पद की कुर्सी पाने को लेकर एक गंभीर नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश है। इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक पहले रिपोर्ट देखेंगे। केंद्र सरकार नोटबंदी के फैसले के बाद से निशाने पर है। कांग्रेस 8 नवंबर को इस फैसले को 1 साल पूरे होने पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। राहुल गांधी अपनी चुनावी सभाओं में भी नोटबंदी और जीएसटी को लेकर पीएम मोदी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। दिल्ली में हुई बैठक में जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि एक अच्छे आइडिया को पीएम मोदी ने खराब ढंग से लागू किया। दिल्ली में हुई बैठक के एजेंडे में गुजरात और हिमाचल को केंद्र में रखा गया। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कि वो 8 नवंबर को सेलिब्रेट करेंगे, खुशी मनाएंगे। जो देश के दिल में फीलिंग है वो शायद प्रधानमंत्री को अभी तक समझ नहीं आई है। जो प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की वो ऑल एंड आउट एंड आउट डिजास्टर था। पता नहीं किस चीज का सेलिब्रेशन करेंगे, मगर 8 नवंबर हिंदुस्तान के लिए दुख का दिन है। कांग्रेस को इस बार गुजरात में स्थितियां अपने लिए अनुकूल लग रही हैं, जिससे पार्टी उत्साहित है। पार्टी अब केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाकर दूसरे राज्यों में भी पार्टी कार्यकर्ताओं में नए जोश और उत्साह का संचार करना चाहती है। आने वाले हफ्तों में राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी होनी है और माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए कांग्रेस उपाध्यक्ष ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि वे पार्टी की कमान संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो 8 नवंबर का वो दिन, ऐतिहासिक दिन जिसे बीजेपी सेलिब्रेट करना चाहती है, वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो उसे काला दिन करार दिया जा रहा है और उसको लेकर विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में विपक्ष की तरफ से किया जाएगा। जरा समझें इस पूरी राजनीति को, इस पूरे चीजों को, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो सरकार की नीतियों को विफल करार दिया जाता है। यही जो है परंपरा चली आ रही है और इस बार भी कुछ इसी तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। हिमाचल के चुनाव हो चाहे गुजरात के चुनाव हो, कांग्रेस जो है आक्रामक रूप से मोदी सरकार को घेरने की कोशिशों में लगी हुई और राहुल गांधी जो है वो भी खासे आक्रामक नजर आ रहे हैं। चलिए इसी को समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी से डॉक्टर आलोक भारद्वाज साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से आरसी चौधरी साहब और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
भारद्वाज साहब, आप ही की तरफ सबसे पहले आना चाहूंगा। राहुल गांधी ने आज दिल्ली में बैठक की और उसके बाद सीधे तौर पर मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर, उनके कदमों को लेकर उन्होंने घेरने की कोशिश की है। सीधे तौर पर जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी को उन्होंने ठीक बताया है। कांग्रेस इसके समर्थन में रही है, कांग्रेस खुद लेके आने वाली थी जीएसटी, लेकिन जिस तरीके से लाया गया, उसके जो स्लैब रखे गए उसके ऊपर उनका निशाना था। और जीएसटी के क्रियान्वयन को लेकर जिस तरीके की स्थिति बनी पूरे देश भर में, अभी भी जो है वो व्यापारिक तौर पर अगर देखा जाए तो वो अभी सेटल डाउन नहीं हुई है। उन सब चीजों को राहुल गांधी ने आज गंभीरता से घेरने की कोशिश करी। नोटबंदी को लेकर भी उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा कि गरीब गुरबे को लाइनों में लगना पड़ा, अपने ही पैसे के लिए परेशान होना पड़ा। नोटबंदी को बम उन्होंने करार दिया और विफलता उन्होंने गिनाई है। क्या माने, एक परिपक्व छवि जो है राहुल गांधी के लगातार देखने को मिल रही है। और क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा चुनौती के तौर पर सामने आ रहे हैं इन चुनावों में? दुर्गेश जी, आपने अभी ये सब कुछ कहा, लेकिन मैंने अभी जो आपने आखिरी शब्द बोला कि मुझे एक परिपक्व छवि देखने को मिल रही है, तो मुझे पता नहीं है आपकी नजर में परिपक्वता की क्या परिभाषा होती है। और मैं इसको कोई रद्द नहीं होता। आपने कहा परिपक्वता, आप ये शब्द देखिए कि नोटबंदी को तुलना किससे कर रहे हैं? बम से। बम आम आदमी भी जानता है कि क्या होती है। इस तरह के देने के मतलब एक राजनीतिक रूप से लगातार के लिए अगर वो लगे हुए राहुल गांधी, तो सारी जनता जानती है। राहुल गांधी की परिपक्वता को लेकर, उनकी गंभीर छवि को लेकर आरोप लगाए जा रहे थे, इसीलिए मैंने उस बात को इंगित किया। जिस तरीके से आरोप की बात नहीं, अंदाज में उन्होंने लगाए हैं आरोप, गंभीरता उनमें बहुत नजर आ रही है। जब उन दिनों की तो बात कर रहे हैं, इसी नोटबंदी के जो फायदे हैं उनको गिनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हर चीज को राजनीतिक, जब भी चुनाव आता है उस पर हो जाता है। नोटबंदी हुई, उसके बाद ही यूपी का चुनाव हुआ, क्या रिजल्ट मिला? कुछ भी गठबंधन करे, आपको सबके सामने है, सारी जनता को पता है कि जनता ने जिस चीज को स्वीकार किया है ना, उसके लिए ही अगर बौखला के इस तरह की बातें करेंगे तो करते रहे, कोई फर्क नहीं है। आने वाले सारी चीजें आपको बताएंगी कि। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा दुर्गेश जी, क्योंकि हो सकता है फिर वो बाद में मुझे कहना था, लेकिन मैं अभी आपको कह दूं कि नोटबंदी का ये तो बता रहे हैं कि नोटबंदी में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि अब आप देखिए कि अमीर बेटे की गरीब मां का खाता भी पुनर्जागृत हुआ। कई बार ऐसे होते, क्योंकि तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सबने अपनी मां के साथ कोई किसी बच्चे ने ऐसा किया, लेकिन मानवता भी तो इसी नोटबंदी से क्रियान्वित हुई। जो आज रहती है, आप गरीब से पूछिए, गरीब आदमी से पूछिए, जरूरतमंद से पूछिए कि उनका इसका फायदा हुआ है, नुकसान हुआ। कोई भी चीज आती है, आलोचना तो करने की जिसकी नीति है, अगर मेरे को ये नहीं, मेरे को तो कमी निकालनी है, जो बैठा ही कमी निकालने के लिए, आपको कितना भी अच्छा बता दो, इस जुबान में हड्डी नहीं होती है, निकलती है, आती है और बहराते रहते हैं, तो वो तो अलग चीज है। बाकी सब कुछ जनता को पता है, जनता देख रही है। उसमें आप और मैं कुछ कहेंगे उससे बढ़िया है कि जनता ने आगे आगे दिखाया, और रिजल्ट जब चुनाव के आएंगे, अगर ये चुनाव के लिए कर रहे हैं तो अब इसमें फिर इनको पता लग जाएगा कि क्या है, क्या सत्यता और क्या है, आपके सबके सामने आ जाएगा। आप देखते जाइए। भारद्वाज साहब, मेरा प्रश्न था कि चुनौती बन रहे हैं क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए? सर, हम तो देखिए, आप ये कह रहे हैं चुनौती बन रहे हैं, चुनौती की बात ही नहीं है ना। राहुल गांधी चुनौती बन रहे हैं, राहुल गांधी जनता, प्रधानमंत्री के लिए नहीं। यहाँ कोई व्यक्तिगत किसी की लड़ाई हमने कहा नहीं। प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री ये पूरी देश के प्रधानमंत्री हैं। आप ये कहोगे राहुल गांधी, अभी आप कहोगे, अगर मैं प्रधानमंत्री शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हो, प्रधानमंत्री वो जनसेवक है, पूरी जनता के सेवक है। राहुल गांधी भी उसी जनता का एक हिस्सा है। तो आप इसको चुनौती आप मानते होंगे, हम तो नहीं मानते कि कोई चुनौती है। सारी जनता देख रही है, जो भी है सबके सामने है। हमने तो कोई नहीं, जो जनता की सेवा करने के लिए आया है उसको जनता की सेवा करनी है, और जो सेवा करेगा उसको प्रतिफल मिलेगा, जैसा मिलता आ रहा है। मेरा इशारा चुनाव की राहुल गांधी के पिताजी ने, आप बताओ, आपको याद होगा सबको भी, उस 1 रुपए में से 15 पैसे पहुंचने की बात करते थे। आज प्रधानमंत्री राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं, और इसी कारण से मोदी साहब को भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार गुजरात के दौरे करने पड़े हैं, रैलियां करनी पड़ी है। हिमाचल में भी स्थिति यही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या मानते हैं? देखिए, आप ये कह रहे हैं दौरे करने पड़े, तो बैठने की तो आए नहीं है ना। दौरे तो हमेशा होते हैं, ये थोड़ी है कि चुनाव के लिए दौरे हैं। आप ये कह रहे हैं लगातार दौरे करने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री तो पहले भी जाते रहे हैं, गुजरात उनका गृह राज्य है, तो पहले भी जाते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, बाकी जाने में क्या है, पूरा देश उनका हो तो सब जगह जाते हैं। चलिए, चौधरी साहब हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप भारद्वाज साहब की बात पर? उनको नहीं लगता है कि राहुल गांधी जो हैं वो चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री के जो दौरे लगातार हो रहे हैं वो एक जो है केवल एक इसलिए क्योंकि हमेशा चुनाव में दौरे किए जाते हैं और उनका गृह क्षेत्र, इसलिए लगातार वो दौरे कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल गांधी न तो चुनौती है, ना ही कांग्रेस कोई चुनौती बीजेपी के सामने। क्या लगता है आपको?
दुर्गेश जी, यहाँ पे सबसे पहले जो अपन जो बात जो चर्चा शुरू की, जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी ने जो प्रतिक्रिया दी, जिसकी बात कही, निश्चित रूप से इस देश के अंदर 8 नवंबर 2016 का जो दिन है जी, उस दिन देश के प्रधानमंत्री जी 3 सेनाध्यक्षों से मिलते हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और शाम को 8 बजे है वो मीडिया से मुखातिब होते हैं, लोगों को अपनी बात बताते हैं जी। जब वो मीडिया पे आते हैं तब देश के आम जो लोग हैं वो सोचते हैं कि पता नहीं आज क्या क्या अलग अलग अपना प्रेडिक्शन होता है कि ये हो सकता है वो हो सकता है, जो भी उनकी एक कल्पनाएं थी। उस दौरान 8 बजे मैं भी एक चैनल पे था, उस चैनल को इसीलिए उसको करके डिबेट को उस व्यू पे लेके गए कि आज देश के प्रधानमंत्री है वो राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को 15 मिनट तक 8:15 तक देश के लोगों के साथ में उनकी भावनाओं को उद्दीलित करने का काम किया, उनकी भावनाओं को जागृत करने का काम किया, एक राष्ट्र के नाम पे, एक उनके सहयोग के नाम पे। आपकी भावनाएं उद्दोलित हो गई तो पूरे देश की भावनाएं मत कहिए उसको आप। अगर आपको लगा ऐसा क्या बोल दिया जो उद्दोलित करने का काम किया, राष्ट्रहित के अगर कोई निर्णय आ रहे हैं आप उनको ऐसे जोड़ रहे हो। चौधरी जी, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, पर मैंने आपकी एक बात पे ही कही है, इस बात को कि आपकी अपनी भावनाओं को आप ऐसे मत जोड़ो कि आप भी अपने उन्हीं बड़े नेताओं की धुन में बोलने लग गए कि जैसे वो मैं रहते हैं, उस मैं से निकलो आप। तो दुर्गेश जी, जब उन्होंने 15 मिनट के बाद में इस देश में उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर जो चोर है, चोरी के द्वारा जो पैसा कमाया, भ्रष्टाचार के द्वारा जो पैसा कमाया, जो ऐसा पैसा, उस पैसे को हम खत्म कर देंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने 8:15 और 42 सेकेंड पे उन्होंने ये कहा आज के बाद में 1000 और 500 का जो नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा। उसके पीछे उन्होंने 4 कारण दिए। उन्होंने कहा इस मुल्क के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करना है, काले धन को खत्म करना है, चौधरी जी मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपको समय तो याद है, ये बहुत बड़ी बात है। बातें उन्होंने मुल्क के लोगों को कही और उन्होंने कहा कि 2 दिन का समय दीजिए, 2 दिन के बाद में आपकी जो दिनचर्या है वो समुचित वैसे ही शुरू हो जाएगी और 50 दिन के बाद में इन चारों जो चीजें हैं उन चारों चीजों पे उन्होंने राष्ट्र को जवाब देने की बात कही। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब उसको बातें कही, इस देश के आम नागरिक और कांग्रेस ने भी इस बात को कहा कि इस मुल्क के अंदर अगर भ्रष्टाचार खत्म होता है, अगर आतंकवाद खत्म होता है, जाली मुद्रा खत्म होती है तो हम इनका स्वागत करते हैं। लेकिन हमने साथ ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी को थोड़ी सी सूझबूझ से काम लेना चाहिए था। आगे एक अबूझ सावा जो आता है तीज का, उसके अंदर पूरे देश के अंदर बिना किसी पूछे हुए भारतीय संस्कृति के अंदर शादी का रस्म होती है, किसानों को खेती का काम करना होता है, घर में पैसे हैं सपनों को बचा के, जो अपने सपने जो संजोए, उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया, उनके पास में वो सब चीजें होते हुए उन्होंने जो लाइनों में लग के 138 लोगों ने, देश के लोगों ने अपनी जान दी और शांतिपूर्वक देश के लोगों ने उनकी बात पे विश्वास किया कि इसका नतीजा 50 दिन के बाद में आएगा। उसके बाद में यह घोषणा करने के बाद देश के प्रधानमंत्री जापान चले जाते हैं। जापान जाने के बाद में देश के लोगों का उपहास उड़ाते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं घर में पैसा है, बूढ़ी माँ है, बीमार है लेकिन इलाज नहीं है, पैसा है शादी करना है, शादी नहीं कर सकता, पैसा है बीज नहीं ला सकता। ये बातें देश के प्रधानमंत्री ने वहां पे जाके कांग्रेस की बातें सुनी और उनका मजाक उड़ाया और फिर वही मजाक नहीं उड़ाया, आपके प्रतिकार किया, जवाब दिया आपका। मेरे को चौराहे पे मार दिया जाएगा, मेरे को ये हो जाएगा, मेरे को वो हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी, अगर देश के लिए निर्णय लिया और देश की जनता ने आपका साथ दिया तो इतने घबराने कहां जरूरत है? सर जनता कभी घबराए नहीं, वो तो जवाब दिया ना, आप जो बोल रहे हो उसका जवाब ही तो दिया। आप बता दीजिए, अगर आपको अगर कहीं पे कोई ज्यादा हो तो आप बता दीजिए, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, आपने लोगों को सब चीजों पे लेके गए, हम बोलना बंद कर देते हैं, आप बोल दीजिए। देखिए चौधरी जी, बात ड्रीम की नहीं है, इस देश ड्रीम तो ये आपका मेरा सबका ड्रीम है, देश का विकास। प्रधानमंत्री जी ने खिलवाड़ किया। आज उस जो युवा है वो जागा है, वो युवा जानता है और जो युवा है वो जवाब चाहता है। तो उसको तो जवाब मिल ही रहा है ना। 60 साल में क्या हाल कर दिया था, लेते हुए पकड़ा जाता है, 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। जो भी कहां पे बंटवारा हुआ, यहाँ पे जिस प्रकार से 10 दिन बाद यार आप तो बंटवारे की बात करने लग गए, मतलब जो आपकी नीति है उसी पे आ गए आप। जनता पार्टी की जो सरकार है उसके मंत्री हैं, वो उनके गाड़ियों भरे हुए पैसे मिलते हैं। एक और कांग्रेस तो 60 सालों में आपसे ज्यादा 840 आप तो कितने सफल थे, सक्षम है, जनता ने क्यों दुत्कारा फिर? दुर्गेश जी भारतीय जनता पार्टी के वक्ता का व्यवधान अपने आप को ये बता नहीं, व्यवधान नहीं है, आप जो बात कर रहे हो आप मुद्दे पे तो रहो, आप मुद्दे पे आओ ना। पसंद नहीं है मुद्दे, देश के प्रधानमंत्री ने जो कहे हम उन्हीं मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आज यहाँ पे समय सीमित है, 1 घंटे का समय है,
उस 1 घंटे के समय में आप व्यवधान डाल के जनता चौधरी जी बात व्यवधान की नहीं है, जनता को भी पता है। ये तो आप बोल रहे हो तो 1 साल से आप बोल के आ रहे हो, तो जनता इन पे जवाब मांगेगी। दुर्गेश जी, आज राष्ट्रपति जी उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया लूंगा मैं। उनके वक्तव्य पे विश्वास करके निभाया, आज उन बातों को राष्ट्र जवाब मांग रहा है। बिल्कुल, चलिए ओम सैनी साहब हमारे साथ हैं, जरा उनसे समझने की कोशिश करें कि क्या देश की हालत है और राजनीति किस और जाती हुई नजर आ रही है। सैनी साहब, क्या लगता है जिस तरीके का स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्योंकि चुनावी मोड में भी नजर आ रही हैं पार्टियां, क्योंकि हिमाचल बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ गुजरात इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लगातार पिछले सालों से बीजेपी का वहां पर राज रहा है। खुद प्रधानमंत्री उस टाइम वहां के चीफ मिनिस्टर थे और गुजरात मॉडल को लेकर एक नई तरीके की राजनीति को रंग दिया गया था 2014 में इस पूरे मसले को लेकर, और उन्हीं मसलों पर चुनाव लड़ा गया था और एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ लोकसभा का चुनाव जीतकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। तो क्या लगता है कितना खास ये चुनाव है और जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव में अक्सर कर इस तरीके की स्थितियां होती, लेकिन राहुल गांधी पर लगातार जो है सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लगाते रहे हैं कि भाई उनमें वो परिपक्वता नहीं है और इस तरीके की स्थिति है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ समय से देख रहे हैं राहुल गांधी जिन चीजों को, जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, कहीं न कहीं परिपक्वता तो वहां से साफ नजर आ रही है। आज भी जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए हैं, कहीं न कहीं एक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है और लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री के भी दौरे हो रहे हैं और सभी स्टेट्स के सीएम को भी चुनाव प्रचार के लिए गुजरात में और हिमाचल में भेजा जा रहा है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस जिस तरीके से वापस रिवाइव करने की स्थिति में नजर आ रही, तो क्या एक चुनौती के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए कांग्रेस को, बीजेपी के लोगों को? देखिए दुर्गेश, मुझे जुमलों की राजनीति में कतई यकीन नहीं है। जुमलों का एक सिलसिला प्रारंभ हुआ है, जैसे कि कांग्रेस को समूल उखाड़ के फेंक दो या भारतीय जनता पार्टी को एक अलग कोने में कर दो, ये जुमले हैं। ये भारतीय राजनीति में इसका चलन पिछले 5-7 साल से देखने को मिल रहा है, मेरा यकीन नहीं है। 1995 से जब से कांग्रेस गुजरात में पराजित हुई है, पराजित होने के बाद में एक नया मॉडल मोदी जी वहाँ डेवलपमेंट का देना चाहते थे, वो दिया और उसी का नतीजा था कि जो कुछ आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है वो हो गई। लेकिन साथ साथ में जिस तरीके से मेरा ऐसा ख्याल है कि जिस तरीके से अपना प्रभाव कमजोर महसूस कर रही है, जातियां सक्रिय हो गई हैं, जातियां खड़ी हो गई हैं, अपना अपना हक मानने लगी हैं, ये अपने आप में बड़ा तकलीफ का सिलसिला है। इस मुल्क में जातियां नहीं, पहले वर्ग खड़े हुआ करते थे, किसान वर्ग खड़ा हो गया, मजदूर वर्ग खड़ा हो गया, मध्यम वर्ग खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 36 जातियों की बात का जो चलन चलाया, उसका नतीजा ये हुआ कि अब जातियां हिस्सा मांगने लगी, पाटीदार मांग रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब मांग रहे हैं, अनुसूचित जाति के लोग मांग रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला अपने आप में बड़ा तकलीफदेह है। ये तकलीफदेह सिलसिला इसलिए बन गया कि अब भारतीय जनता पार्टी में जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये घोषणा की है कि 182 में से 150 सीटें मुझे चाहिए गुजरात के अंदर, और वहां पर ये सारी चीजें थोड़ा सा घुलमुल हो रही है और लोगों को याद आ रहा है कि गुजरात में कई चीजें जो नहीं हो रही, जो मध्य छोटा उद्योग है वो नष्ट हुआ है जीएसटी के माध्यम से, विमुद्रीकरण के माध्यम से, ऐसे आरोप हैं और ये स्थापित भी हुआ है। स्वीकार रिजर्व बैंक ने भी किया है, रिजर्व बैंक के गाइड ने भी किया है, जितने भी अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी किया है। उसको ना मान करके जिस हठधर्मी के साथ में लगातार दावा किया जा रहा है कि बड़ी बेहतर स्थिति है, उसको लेकर के कांग्रेस के साथ साथ में लोगों को भी लगने लगा है। तो जब मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी कभी अपरिपक्व थे, 18 साल की उम्र में तो वोट देने लग जाते हैं, वो आदमी 45 साल का होने को आया और उस आदमी में परिपक्वता है। ये तो जुमलों की राजनीति का एक चलन चला है जिससे कोई फायदा नहीं है। दरअसल लोग जानना चाहते हैं कि विकास का कौन सा रास्ता सही है, क्या मोदी जी का रास्ता सही है, मनमोहन सिंह जी का रास्ता सही है। हालांकि दोनों का डेवलपमेंट का मॉडल एक ही है। एक में डेवलपमेंट ऐसे लगता है जैसे कि बड़े घरानों के साथ में कॉर्पोरेट्स को, जैसे अडानी है, अंबानी है, इन सब के साथ में सिलसिला चल रहा है, दूसरों में कुछ और नाम जुड़ रहे थे। तो दोनों का डेवलपमेंट का मॉडल, तो मुझे यूं लगता है कि दोनों पार्टियों ने अपना बुनियादी जो घोषणा था, जो सन 80 में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का देश बनाने की बात की थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है, और सन 52 में जिस तरह का देश बनाने की बात कांग्रेस ने की थी, उस तरह का कांग्रेस का भी इतिहास नहीं है। ये अलग बात है। लेकिन गुजरात के अंदर इस वक्त निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बिखर रहा है, पाटीदार अलग हो रहे हैं,
शेड्यूल ट्राइब अलग हो रहे हैं, पार्टियां छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, और जिस तरीके से लांछित करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, कांग्रेस को उसका अनजाने में लाभ मिल रहा है। अहमद पटेल को जिस तरीके से एक ट्रस्ट में डाल करके उनके ऊपर मुख्यमंत्री जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं, वो अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। दुर्भाग्य यह है कि मीडिया जो पहले ऐसी चीजों को काट करके रख देता था कि क्या कैसी बात कह रहे हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, जो आदमी 2 साल पहले ही उस वोट से अलग हो गया और उसमें से अगर कोई था भी आईएएस का मेंबर तो उससे उसका ताल्लुक क्या है? अहमद पटेल को जैसे रंगा जा रहा है, और उसी तरीके से जीएसटी के बारे में नहीं स्वीकार कर रहे, प्रधानमंत्री भी स्वीकार नहीं कर रहे, और गुजरात के मुख्यमंत्री भी और वहां के नेता भी स्वीकार नहीं कर कि जीएसटी से कोई नुकसान हुआ है। जबकि सूरत में और राजकोट में और अहमदाबाद में और बड़ौदा में जिस तरीके से बेरोजगारी का सिलसिला चला है, लोग जिस तरीके से आंदोलित हुए हैं, किसानों का जो सिलसिला नाराजगी का चला है, उनके बारे में बोल नहीं रहे। मेरा कहना यह है कि हमने ये देखा है पहले कि स्वीकार करने का सिलसिला हुआ करता था कि हमने गलत किया तो बोल दिया। 2002 के जब दंगे हुए तो हमारे को याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इन्हीं मुख्यमंत्री जो उस वक्त हुआ करते थे कहा था कि राजधर्म निभाइए। ये राजधर्म के रास्ते से अलग हटके सारा सिलसिला होने लगा है, और वो अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है। ठीक, ये तो ऐसी स्थिति में जिस तरह का भय है, देखिए चुनावों की घोषणा कर दी, तारीखें नहीं घोषित की, उसके बाद में जिस तरह की घोषणाएं की हैं कि राज्य में क्या क्या होने जा रहा है, वो सब मेरा ख्याल है कि उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं। कौन कौन से प्रोजेक्ट कैसे हो रहे हैं, फेरी कोई खास बात है क्या, फेरी चलने का सिलसिला, लेकिन किया जा रहा है। कांग्रेस को इन सब चीजों का लाभ स्वतः ही मिल रहा है। जितना आप कांग्रेस की आलोचना करेंगे, उखाड़ने की बात करेंगे, लोग जानना चाहते हैं कि कांग्रेस में ऐसा क्या है जिसको उखाड़ने का सिलसिला किया जाए, जबकि दोनों का डेवलपमेंट का मॉडल एक है। तो उसी तरीके से प्रधानमंत्री 30 सभाएं करेंगे, ये एक घोषणा हो रही है। प्रधानमंत्री गुजरात के इलेक्शन में 30 सभाएं करेंगे, अपने आप में भयभीत कर देने वाला सिलसिला है। और ये जो नाम है, ये देखिए, अल्पेश्वर जो है ओबीसी का लीडर, जिग्नेश मेवानी है जो कि एससी का लीडर, छोटू भाई बसावा है जो एसटी के अंदर थे और लीडर भारतीय जनता पार्टी, ये सारे के सारे क्यों कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं? तो ये चिंता का विषय लग रहा है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। रूपाणी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे वो अपने आप में बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है ये है कि सचमुच में भारतीय जनता पार्टी गुजरात को लेकर संशय की स्थिति में है। जो 115 स्थान उनके पास में आए थे पिछली बार 2012 के इलेक्शन में, वो उनको सुरक्षित रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, कांग्रेस 61 से आगे बढ़ेगी या रुकेगी, इन सबको लेकर के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 150 ना सही, लेकिन मेजोरिटी तो आने का सिलसिला होना चाहिए। ठीक है कि हालत वहां पर अच्छा, प्रधानमंत्री ने रूपाणी का नाम रख दिया है सामने, कांग्रेस ने भी अपने 3 मुख्यमंत्री का, भरत सिंह सोलंकी है, मोहन सिंह है, शक्ति सिंह गोहिल है, कोई भी हो सकता है, उस तरह का सिलसिला किया, नाम नहीं दिया अभी भी। अहमद पटेल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है का ये हाल हिमाचल के अंदर है। हिमाचल में वीरभद्र सिंह को एक छत्र जैसा एक चलन चला है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था कि मुख्यमंत्री का चेहरा पहले निकाल दिया जाए, लेकिन अब कांग्रेस भी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बाहर निकाल करके और सामने आ रही है। अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर ये स्वरूप नहीं बन रहा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बने। तो ये सारे संकट के सिलसिले हैं, और मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह जो बहुत सक्सेसफुल रहे बिहार में, बहुत सक्सेसफुल रहे यूपी के अंदर, जातियों के नेताओं को एक जगह इकट्ठा करना भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र नहीं था। भारतीय जनता पार्टी जब सन 1980 में बनी थी तो ये सब चरित्र भारतीय जनता पार्टी का था ही नहीं। उस वक्त तो ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी सचमुच में कांग्रेस के विकल्प के रूप में यहाँ पर खड़ी हो रही है और अटल जी के नेतृत्व में पूरे देश का नेतृत्व करने की क्षमता रखती है। लेकिन कालांतर में जो स्वरूप बदला है वो आइडियल नहीं है, आदर्श नहीं है, चाहे सत्ता इनके पास में हो। लेकिन मैं समझता हूं कि सामान्य जन या जो जिन लोगों का लिखने पढ़ने का सिलसिला रहा है, जो भारतीय राजनीति को उस तरीके से समझना चाहते हैं जिस तरीके से भारत का संविधान बोलता है, उसमें ये सब स्वीकार्य नहीं है जो कुछ आज देखने को मिल रहा है। खास तौर से मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर भय नहीं है तो जिस तरह के जुमले और जिस तरह की बातें हो रही हैं वो अपने आप में बड़ा आश्चर्य पैदा करने वाली है। और जो प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हैं तो फिर उनको इन सब बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि चिंता होने लगी है, और ये जैसे जैसे इलेक्शन के लिए आगे बढ़ेगा वक्त, जिस तरीके से, तो मुझे लगता है कि और ऐसी बातें सुनने को मिलेगी जो जुमलों की अपने आप में पराकाष्ठा होगी। मेरे को ऐसा लग रहा है। चलिए, तो कुल मिला के ये है कि स्थिति जो है वो चुनाव की नजर आ रही है, और 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है।
पहली चीज तो ये कि सत्ता में आने के बाद जो पार्टियों की विचारधारा है उसके अंदर कहीं कहीं संक्रमण की स्थिति होती, चेंजेस होते हैं। चाहे बीजेपी सत्ता में आए, चाहे कांग्रेस सत्ता में आए, तो वो अपनी विचारधारा से थोड़ा सा पटरी से अलग हटके काम करती है। ये बात साफ नजर आ रही है। और जिस तरीके से विचारधारा या जो परंपराएं चली आ रही है पार्टियों में, उसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। होता यह था कि कांग्रेस कभी भी अपने किसी भी के नेतृत्व के चुनाव में जाने की बात नहीं कहा करती थी, सीएम का चेहरा कभी सामने नहीं रखती थी। लेकिन अब कांग्रेस में भी यह बदलाव देखने को मिला है। तो बीजेपी सीएम का चेहरा सामने रखा करती थी, अब वो चेहरा बिना रखे अब चुनाव में उतरने की कोशिश करती। तो ये चेंज ओवर जो हो रहा है, कहीं न कहीं जो सत्ता में आने के बाद की जो स्थितियां बनती है उसकी ओर जरूर इंगित कर रहा है। क्या कुछ गुजरात का चुनाव कहेगा, क्या कुछ हिमाचल में होने वाला है, और कुल मिला के अगर बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति इस चुनाव को लेकर देखने को मिल रही है, तो 2019 में किस तरीके की राजनीति होगी और किस तरीके से विकास के मॉडल को लेकर प्रधानमंत्री जो है वो आगे बढ़ेंगे, और क्या ये एक परीक्षा के तौर पर देखे जाएंगे ये दोनों चुनाव, इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं देश की राजनीति की, चुनावी मोड में है, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। तो राजनीतिक पार्टियां जो हैं बस किस तरीके से सत्ता पर काबिज हुआ जा सके, इस रणनीति पर जुटी हुई है। राहुल गांधी अपने महासचिवों के साथ, पूर्व प्रधानमंत्री के साथ मंथन में लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री और अमित शाह मिलकर कोशिशों में है, लगातार रैलियों पर रैलियां की जा रही है, और किस तरीके से एक वो जादुई आंकड़ा जो है, जादुई नंबर पा लिया जाए जो सत्ता की सीढ़ी की ओर जाता है। इसी को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी राजनीति जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारा पैनल है, डॉक्टर आलोक भारद्वाज साहब जो है बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरसी चौधरी साहब कांग्रेस से हैं, और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब से। भारद्वाज साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। क्या लगता है परंपराएं बदल रही है? एक जमाना था जब बीजेपी जो है वो कभी भी अपने सीएम के उम्मीदवार को प्रोजेक्ट नहीं करती थी। एक आंतरिक लोकतंत्र की बात लगातार बीजेपी करती आई है, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपना नेता चुनते थे, वो सीएम हुआ करता था। लेकिन अब चीजें जरा बदलती हुई नजर आ रही है, चेहरे सामने लाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के पास अब केवल एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा है? गुजरात चुनाव हो तो उनको आगे, यूपी चुनाव हो तो उनको आगे, चाहे और कहीं के भी चुनाव हो, चाहे हिमाचल का चुनाव हो, वहां पर भी चेहरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कभी ये परंपरा अब तक रही नहीं कि प्रधानमंत्री बड़ी डिग्निटी वाली जगह है और प्रधानमंत्री 30-30 दर्जनों रैलियां करे, इस तरीके की स्थिति पहले नहीं थी। क्या ये परंपरा तोड़ने की भी बीजेपी की कोशिश है? क्या लगता है आपको, जो गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, क्या ये एक सेमीफाइनल के तौर पर हम देखें 2019 के लिए? क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां बनी है, विकास के मॉडल की लगातार बात की जा रही है, एक ये चीज कही जा रही है कि एक बहुत अच्छे विकास के मॉडल के साथ मोदी सरकार जो है वो आगे चल रही है, और कोशिश इस बात की है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बन सके। इस बात की कवायद जो है वो लगातार की जा रही है। क्या लगता है उसमें इतना दम नहीं है कि मोदी साहब को इतनी रैलियां करनी पड़ रही है? जनता में कहीं न कहीं संशय की स्थिति है क्या? दुर्गेश जी, संशय की आपने एक बात बार बार आप पूरे इसमें कहा कि संशय की स्थिति है, तो ऐसा कहीं भी नहीं। अब आपने जो बात कही, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। मैंने आपको पूरा सुना, इसीलिए मैं पहले बोलना चाह रहा था, फिर भी आप कंटिन्यू थे तो मैं रुका। तो मैं आपको बता देता हूं दुर्गेश जी, जो आपने कहा कि साहब प्रधानमंत्री जी रैली क्यों, आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी चेहरा ऐसा कोई नहीं है कि प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ पे आंतरिक लोकतंत्र पूर्ण है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के अंदर सब कुछ खुला हुआ है, और प्रधानमंत्री देश का ही चेहरा। जब देश ने चुन के भेजा, प्रधानमंत्री जनसेवक की परिभाषा भी वो खुद लाया है कि भाई मैं जनता का सेवक हूं। वो खुद नहीं कहते कि भाई ठीक है मैं प्रधान सेवक है, और जो सेवक है उसका काम ये नहीं है कि वो बैठा रहे, उसका काम है जाना, बात करना, तना, और जो भी चीजें लाना। अभी आपने कहा कि विकसित देश, तो आप ये देखेंगे कि पूरे वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे इस बात में, तो मैं उन सनी जी भी आपको उनसे भी पूछेंगे, तो विश्व में हमारा कद तो बढ़ा ही है ना। आप ही हम सब चीजें देखेंगे। इंपॉर्टेंट है चुनावी रैली,
हम नहीं कह रहे कि काम नहीं कर रहे हैं। देखिए चुनावी रैली नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सारे मुद्दे हर चीज इंपॉर्टेंट है, पूरा देश महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री ने तो ये तक कहते हैं मोदी जी उनके लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। और जो बात आप कह रहे हैं दुर्गेश जी, उसके ऊपर भी देखो, आप मैं आपको जवाब दे दूं दुर्गेश जी, आप ये देखिए, चाहे राहुल गांधी और मिलके ये काला दिवस बनाए, पीला दिवस बनाए, से कुछ भी नहीं है। मैं तो एक लाइन, मेरे को आज मैथिली शरण गुप्त जी पुनः याद आ गए, तो मैं आपको वही कहूंगा कि ना सारी जनता जानती है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। मैंने आदमी शब्द यूज किया है, आदमी जिसमें इंसानियत होती है, जो मोदी जी में है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। तो ये कितना भी करते रहे, जिस आदमी ने देखा ही नहीं मैं जनता की सेवा ही करूंगा, जनता के लिए ही बनाऊं, जनता के लिए ही जीऊंगा, तो आप ये चाहे काला दिवस बनाए, इस तरह के पर्वत जो है वो जनता अपने आप नेस्तनाबूद कर देगी। आप ये देखिए आने वाले चुनाव पहले तक दिखा रहे हैं, हमेशा परिणाम मिलते रहे हैं, नोटबंदी के बाद भी जो भी चुनाव है उनमें आपको मिला, लोग आ रहे हैं। अब इस चीज को कहने वाले कहते रहो, आप चिल्लाते रहिए, ढोल बजाते रहिए, जिसको फैसला करना है वो फैसला करेगा। सवाल है, जब आपने यूपी में देख लिया कि भाई हमारा जो नोटबंदी करने के बावजूद भी अच्छी थम्पिंग मेजोरिटी में हम आ सकते हैं, तो फिर डर क्यों, फिर 30-30 रैलियां क्यों? वही हम जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री डर का है, डर तो कहीं नहीं है, आपको लग रहा है डर है, मतलब ये क्या सोचते रहे, ऐसा नहीं है, जब आप तो दे रहे हैं ना, जनता को बता रहे हैं, डर कहीं नहीं है। जनता की जीएसटी की आप बात करते हैं तो उसकी भी जो कमेटी, देखिए कोई भी चीज आती है उसमें विचार किया जाता है और उसमें सुधार भी आ रहे हैं, तो ये कोई भी, हम जब नई चीज नई पौध भी लगाते हैं तो पूर्व परिपक्वता में समय लगता है, तो आप में सब जानते हैं, पूरी जनता जानती है। तो इसके जो दूरगामी परिणाम है, जो लोग हैं उनसे पूछे। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि हमारी 100 करोड़ की जनता में आज कम से कम ये तो लोगों को पता लगा कि अर्थव्यवस्था नाम की भी कोई चीज होती है। नहीं तो अब तक इतने सालों के शासन रहे, अर्थव्यवस्था कुछ लोगों में थी, आम आदमी जानता नहीं था। आप दोगे तो आप छोटे से भी व्यक्ति से पूछोगे, रिक्शे वाले से, वो कहेंगे अर्थव्यवस्था, हाँ भाई अर्थव्यवस्था होती है। आप ये देखिए कि जन जागृति तो आई है ना, जागरूकता तो आई है, सबसे बड़ी चीज देखिए आप देखिए कि बैंकिंग भी बढ़ी है ना, आधी बैंकिंग में भी लोग जाने लगे हैं। और जब देता है तो काले धन पे भी अंकुश, सब चीजें आएंगी। अब सारी चीजों के आप ये चाहें कि नहीं रात को ही सब कुछ हो जाए, सुबह हमें बता दो, ऐसा नहीं होता है। और बताने वाली तो जिसको चाहिए वो जनता हर चीज देख रही है, उसके हिसाब से हो रहा है, बाकी कहने से और उससे कुछ नहीं होना। आप ये देखिए कि हर आदमी अपना ये कहेंगे नहीं साहब ये गलत है वो गलत है, मिलके 5 लोगों का झुंड बना के अपनी तरफ से बयान कर देंगे तो उसे जनता का बयान नहीं कहा जाएगा। अभी चौधरी जी कह रहे थे नहीं जनता को उद्वेलित किया, टाइम इनको याद है, यही बहुत बड़ी बात है कि आज इनको मालूम है कि इतने बज के सेकंड मिनट पे प्रधानमंत्री जी बोले थे। देखो आप, ये सबसे बड़ी बात है कि इनको टाइम भी याद है, इतने बजे बोले थे, तो कम से कम सुना, तो हर जनता ने जब सुना उसको भी पता है, उसका रिजल्ट भी आप देखेंगे कि आने वाले समय में, और अभी तक भी काफी आए हैं और आने वाले होंगे। पूरा विश्व आज हमारे को, जो भारत विश्व गुरु की हमारी परिकल्पना थी, उस पर जब हम जा रहे हैं तो ये लोग क्यों खिसिया रहे हैं, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत आज राहुल गांधी जी की हो रही है, तो उनको सुधारना चाहिए। परिपक्वता को हम कैसे कहें, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जुमलेबाजी कर रहा हूं, चलिए मैं तो सत्यता कह रहा हूं इस बात को। भाई साहब ने अभी कहा कि परिपक्व है, मैंने ये नहीं कहा कि उनकी उम्र 45 है, मैं नहीं करा कि ना उम्र 55 की और दिल 55 का, ऐसी भी पुरानी कहावतें चली आती है, तो उन चीजों से ऊपर उभरे। लेकिन चुनौती बन रहे हैं राहुल गांधी, तो सबसे बड़ी बात है कि उनको देखना चाहिए, जब देश सुधार में, देश विकास में आप आएंगे और वाकई में अगर आप देश के लिए सोचेंगे तो जनता अपने आप आपको लाएगी ना। आप उस बात में इस तरह की बौखला के क्यों बयानबाजियां कर रहे हैं? चलिए राजनीति का रंग है ये, तो काला दिवस बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, आप कुछ भी बनाओ। चौधरी साहब से लेते हैं एक बार प्रतिक्रिया लेते हैं। चौधरी साहब, क्या लगता है राहुल गांधी कोई बड़ी चुनौती नहीं है, और राहुल गांधी के दौरे वहां पर जिस तरीके से हो रहे हैं उससे भी बीजेपी को कोई डर की स्थिति नहीं है? बीजेपी को इस बात का भी कोई डर नहीं है कि 8 तारीख को आप लोग जो पूरे देश भर में काला दिवस बनाने की बात कर रहे हो, उनको लगता है कि ये सारी चीजें जो है जनता सब समझती है और जनता जो है वो मन से तो काले है, रोज ही दिवस इनका काला रहता है। चलिए क्या कहेंगे चौधरी साहब? दुर्गेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता के अंदर जब आप जाते हैं तो जनता के बीच में आप अपने कुछ मैनिफेस्टो लेके जाते हैं, जनता के बीच में आप कुछ वादे लेके जाते हैं और उन वादों के अनुसार जनता आपका चयन करती है जी। जब अगर आप पहली बार जा रहे हैं और जनता से जो आप वादे कर रहे हैं वो आपके लिए समय के बाद में जुमले हो सकते हैं, लेकिन जनता उस समय आपके वादों पर विश्वास करती है और वादे ही मानती है। उस समय आप भी नहीं कहते कि ये जुमले हैं। अब जब परीक्षा जब दोबारा आती है, जब जनता की अदालत में आपको वापस जाना होता है, तो जनता उन जुमलों पे जवाब मांगती है। आपके लिए वो जुमले थे, लेकिन उस मुल्क की जनता के लिए वो सपन थे। उनके साथ में उनकी विकास था, उनके साथ में उनके परिवार के सपने थे, उनके साथ में बहुत सी बातें थी।
आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ पे बैठे और जो बात करें बार बार झुंड, 5 लोगों का झुंड मिलके ये काला मनाए या पीला मनाए, ये करें या वो करें, सियासी बिल्ली खंबा नोचे। लोकतंत्र के अंदर ये उस आदमी का खिसियानी बिल्ली, ये सियासी तो आप हो ही नहीं, ये उस आदमी, हाँ आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये उस आदमी का उपहास उड़ाने के प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने इस देश की सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर के अंदर, संसद के अंदर इस देश की जनता ने उनको सतत चुन के भेजा और उसके भेजने के बाद में उसकी बात को गंभीरता से लेनी चाहिए। विपक्षी पार्टी के एक बड़े नेता है, उनकी बात को गंभीरता से लेने की बजाय उनके वक्तव्य पे जिस प्रकार का मखौल उड़ाया जाता है, ये तो बहुत एक पार्टी के किस स्तर के जो नेता हैं ये अपने आप को जानते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को बार बार प्रधान सेवक करते हैं, जिस मंदिर को वो नमन करते हैं और उस मंदिर के अंदर जब जवाबदेही उनकी होनी चाहिए, वहां पे भी वो किसी के ऊपर इस प्रकार के जुमले गढ़े, तो निश्चित रूप से देश का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है ये सोचने की बहुत जरूरी है। और आपके जितने भी जो दर्शक हैं उनसे मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि अब समय है, अगर अब नहीं जागे तो देश का जो विकास होना चाहिए था, जो देश अग्रणी बनना चाहिए था, आपका मुल्क किस जगह चला जाएगा। आज बात राहुल गांधी जागे हुए है, तभी तो ये है। राहुल गांधी जी ने नोटबंदी पे जवाब मांगा, राहुल गांधी जी ने जीएसटी पे जवाब मांगा। राहुल गांधी जी जवाब मांगने का हक रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि देश की संसद के अंदर रात के 12 बजे डंका बजा के आप अगर किसी चीज का आगाज करते हैं तो उस आगाज का रिजल्ट इस मुल्क की जनता के लिए आना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी के जो कुत्रमुत्ते की तरह उग रहे जो राजनेता हैं उनके लिए होना चाहिए। यहां प्रतिबद्धता सरकार जो चुनी हुई जो सरकार है उसकी जनता के प्रति है या किसके प्रति। आज जो प्रधान सेवक जी हैं निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो देश के जो लोगों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी एकमात्र चेहरा बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी की नौका के नयन के लिए, नौका के गमन के लिए। ये तो देश का चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं है, देश का चेहरा है, विश्व स्तर पे भारत का चेहरा है नरेंद्र मोदी जी। आपको क्यों इस पे क्यों चिढ़ा रहे हैं आप? अगर मेरी बातों का जवाब हो तो मैं चैलेंज कर सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, लेकिन आपने यही सीख यही देखिए आपके चैलेंज और आपके दावों से करेगी। चैलेंज और दावा है तो जनता के सामने कीजिए ना। मुखाबिद नेता जो आप और मैं आपस में चैलेंज करके क्या करेंगे? आप जैसे चीजों को भी ये कह रहे हैं। देखिए खम्बीर तो लड़ना नहीं है, आप अखाड़े में तो हो नहीं आप। ये आपका मतलब वो चैनल को आप जनता के पास आइए ना, कर रहे हैं। ये तो मैं तो कह रहा हूँ जनता के पास आइए ना। आज जवाब जब मांग रहा है लोकतंत्र, जब लोकतंत्र के अंदर विपक्ष लोकतंत्र जवाब मांग रहा है, लोकतंत्र को मिलता है, लोकतंत्र उसका प्रतिफल भी देता है। हम क्या इस देश में अगर मैं पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस का हूं आपको बार बार मोदी जी को ये कह रहे हैं आप कि लोकसभा के बाद यूपी चुनाव भी पहले हुए थे बाद में हुए थे, उनसे क्या रहा जवाब पूछूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में कहीं कोई जवाब नहीं है। वो जवाब तो जनता दे देती है आपको, धर्म की राजनीति करती है या फिर चुनाव में वहां पे जाके देश आपके लिए जनता का विकास में आयोजित करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और वो चौड़े होकर ऐसे करते हैं। बोलिए मैं क्या दूं आपको, क्या दूं, मैं क्या दूं, मैं क्या दूं। इस देश की जनता की गाड़ी कमाई को वो इस प्रकार से महिमा मंडल में करते हैं जिस प्रकार से उन्हें लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की आवाज बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे, बम सुनिए तो वही बन रहे हो। राहुल गांधी जी ने बम और डायनामाइट और क्या क्या बोला है वही बनना चाह रहे हो तो वो बन जाओ आप। जनता जानेगी सारी चीजें को आपने कतार में लगा के सैनी साहब से एक बार जरा देश की जनता के मतलब आपको लग रहा है नोटबंदी की कतार थी। सैनी साहब लोग सिलेंडर जाते हैं राजनीति में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर पिछले कुछ समय से ज्यादा देखने को मिल रहा है और उसकी मर्यादाएं भी हम लगातार होते हुए नजर आती है। हमेशा बयानों में भी कई बार उसका भी कोर्ट में चल बनती है और सामने आ जाएंगे आपको। विकास की बात करके और एक मॉडल सरकार को देना चाहिए, विपक्ष को भी अपना मॉडल जो है वो जनता के सामने रखना चाहिए। किस तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है, किन नीतियों के ऊपर किस तरीके से अगर उनकी सरकार आएगी तो किस तरीके से काम करेगी। क्योंकि अब जिस तरीके से जनता को पहले माना जाता था बड़ी मासूम और इस तरीके की, लेकिन अब वो नहीं। अब स्थिति ये कि युवाओं का देश है भारत और हमारी अगर लिटरेसी रेट देखें तो वो भी काफी कुछ बड़ी है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आज चुनाव लड़े जा रहे हैं तो हम किसी को भी इतना मतलब असभ्य या इस तरीके की स्थिति ने हम नहीं मान सकते। मतदाता को आज वो समझता है, गांव में बैठा एक किसान भी उन चीजों को समझने लगा है। तो क्या लगता है हम उस विकास के मॉडल पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, क्यों उन आरोप प्रत्यारोपों पर हम चले जाते हैं, हमारे राजनीतिक दल चले जाते हैं? क्या अभी यह संक्रमण काल समझे हम अभी हमारी राजनीति का? देखो दुर्गेश, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। दरअसल एनडीए का मॉडल डेवलपमेंट का अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पेश किया था जी, और उसी तरीके से उसी मॉडल को बाद में डेवलप करते हुए नरेंद्र मोदी भी सामने आए हैं।
इसी तरीके से यूपीए ने अपना अलग से पेश किया था। इनमें फर्क सिर्फ इतना सा था कि एनडीए के मॉडल में जहां पर डेवलपमेंट में कॉरपोरेट घरानों को ज्यादा सहूलियत देने का सिलसिला बना, उसमें प्राथमिकताएं बदल गई हैं। प्राथमिकताओं में किसान या मजदूर या मध्यम वर्ग उस तरीके से नहीं रहा जिस तरीके से यूपीए के मॉडल में रहा। ये एक डेवलपमेंट का एक मॉडल रहा, लेकिन चूंकि जनता ने वर्तमान प्रधानमंत्री को 2014 में जो बहुमत दिया, उस बहुमत के आधार पे ये स्थापित हुआ कि जनता संतुष्ट है, जनता ये समझ रही है कि यही मॉडल श्रेष्ठ है, इसलिए इनके साथ में आई। लेकिन गुजरात का सिलसिला बहुत अलग किस्म का है। गुजरात में जो पीछे हाल ही में जो सारे घटनाक्रम चले हैं वो अपने आप में परेशान कर देने वाले हैं। जीएसटी को लेकर के और नोटबंदी को लेकर के और महंगाई को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर के, हालांकि ये सच है, इसमें कोई शक नहीं कि अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने 30,000 के करीब कार्यकर्ता बूथ लेवल पर तैयार किए जो बूथ लेवल पर काम करेंगे गुजरात के अंदर। उसके बावजूद उन्हें चिंता है कि जो 150 का आंकड़ा उन्होंने दिया है 182 में से विधायक हासिल करने का, वो शायद हासिल नहीं होगा। इसलिए प्रधानमंत्री की राय से तो वो उसी तरीके से अलग तरीके से काम करना चाहते हैं। और ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जातियों को तरजीह दी जा रही है गुजरात के अंदर, जो पहले कभी नहीं दी। अब जिस तरीके से जातियों को लेकर के चिंता का विषय बन रहा है, तो एक जातियां खफा होकर के कांग्रेस के साथ में जा रही हैं, खफा होकर के मैं कह रहा हूं, जातियां संतुष्ट होकर के नहीं। संतुष्ट होने की बात तो अभी हार्दिक पटेल ने कही है कि जरा आरक्षण के मुद्दे पे कांग्रेस 3 नवंबर तक स्पष्ट रूप से बता दे कि वो किस तरीके से हमें आरक्षण देगी, क्योंकि 13% वोट पटेलों के पास में है। अन्यथा इन सब बातों का सिलसिला ही नहीं होना चाहिए था। सीधा ये होना चाहिए था कि डेवलपमेंट का मॉडल हमारा ये है, हमने यूपीए 1 में यूपीए 2 में जो किया वही ये गुजरात और हिमाचल के अंदर भी हम उसी तरीके की बात करेंगे। किसानों के साथ में जो नाइंसाफी होती रही है, किसान जिस तरीके से आत्महत्या करते रहे, उनके लिए बेहतर तरीके से और सारा मुआवजा देंगे और उनकी जो उपज होगी उसको बेहतर तरीके से हासिल करेंगे, महंगाई को नियंत्रित करेंगे। नियंत्रित करने के तरीके बदलाने चाहिए, लेकिन वैसी बातें नहीं हो रही। बातें बहुत अलग किस्म की हो रही है। बातें ऐसी हो रही है कि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि साहब किस तरीके से अहमद पटेल ने आईएएस के लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया है। उधर कांग्रेस बोल रही है कि साहब जिस तरीके से जीएसटी का जो सिलसिला लगा है उससे लोग कैसे आत्महत्या के रास्ते पे जा रहे हैं, बेरोजगारी के रास्ते पे जा रहे हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। ऐसा कुछ आर्थिक मुद्दों पे जो विवाद होना चाहिए वो ना हो के ये पकड़ रहे हैं प्रधानमंत्री, ये पकड़ रहे हैं चिदम्बरम ने ये क्यों कह दिया। सैनी साहब, 2 सवाल यहाँ खड़े होते हैं जी। पहला तो क्या हमारा मतदाता अभी भी इतना भोला है कि वो इन भावनात्मक जो मुद्दे उठा दिए जाते हैं, क्या उनके फलीभूत होकर अपना वोट कास्ट करता है? और दूसरी चीज, इतने सालों से लगातार बीजेपी गुजरात में काम कर रही है, सरकार में है, तो क्या एक एंटी इनकम्बेंसी भी है? क्योंकि कोई बड़ा चेहरा, मोदी जैसा चेहरा जो है वो गुजरात में नहीं है। इसीलिए अब एक बार फिर से ये मजबूरी हो गई है बीजेपी की कि प्रधानमंत्री का चेहरा जो है, नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है, उसी के ऊपर चुनाव लड़ा जाए। तभी लगातार जिस तरीके से वो चुनाव लड़के जीतते आए हुए हैं, तो इसलिए किसी और के ऊपर वो शायद विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। शायद ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। दुर्गेश जी, एक बार मैं ओम जी भाई को रोक के आपको एक चीज कहना चाहूंगा आपकी इसी बात पे। आपने पूछा ओम जी से, लेकिन आपको कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। उसी गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने सारा कार्य किया और जाके उस गुजरात ने ही पूरे देश के लिए जब उनको भेजा, तो जनता को ऐसा नहीं है कि वहां पे ये देश में अखंडता है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि गुजरात पूरे देश चला गया। नहीं, गुजरात तो इस बात से प्रसन्न है कि उनका व्यक्ति आज पूरे देश को संभाल रहा है। तो आप ये कह रहे हैं ना कि ऐसी इनकम्बेंसी है, कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको कह रहा हूं, चाहे गुजरात चुनाव के बाद दोबारा हम ही को आप बुलाइएगा, बैठेगा, मैं आपको 151 सीटें लेकर आएंगे। आज आप इस चीज को नोट कर लीजिए, इस बात को मैं आपको कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कोई, मैं भी ये पूरे आकलन के बता रहा हूँ, 151 सीटें लाएंगे। 182 बिल्कुल हम मानते हैं सर, आपको पता है बात करना, इसको नोट करें, 151 सीटें लेकर आएंगे। बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं। 2 सवालों के जवाब मुझे देने हैं। एक मिनट। पहला सवाल जो आपने कहा कि एक बार ओम सैनी साहब, भारद्वाज साहब का कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार ये मेरे से क्या जी। भारद्वाज साहब, हम इसीलिए कह रहे हैं कि जब यूपी में इलेक्शन होते हैं तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाता है, महाराष्ट्र में उनको रिबेट दे दी जाती है, लेकिन राजस्थान देखिए आप, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन से कर्ज माफ कर दिया जाता है किसानों का। एक है, एक देश के प्रधानमंत्री, यही तो बात है। आप जानते हो हर चीज में राजस्थान में भी कमेटी बनी हुई है, सारी चीजें
सारे राज्यों को एक तराजू में तोलें। सर ये तो देखिए आप है, वो तो प्रक्रिया है, देश हित के लिए निर्णयों की प्रक्रिया है जो जारी रहेगी, हर चीज को ऐसा नहीं है। कमेटी की जरूरत होती है क्योंकि राजधानी के अंदर अभी देखिए सैनी जी कुछ भी आप देखिए, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रही है ना टाइम पे बांटने की और वोट लेने की जनता ने स्वीकार कर दिया उसे। राज्यों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, हम भी समझ सकते हैं, और इस राजनीति को गांव में देखिए गुजरात का भी रिजल्ट आ जाएगा 151 पे जब आएंगे। चलिए सैनी साहब, चौधरी जी उस दिन का ध्यान रखना, 151 पे आप आगे बात करेंगे अपन। एक व्यक्ति के नाम पे जो रूप बदल रहा है। सैनी साहब को जवाब देने दे, मैं तो इसलिए कहा था। सैनी साहब, सैनी साहब, मैं 2 सवालों के जवाब मुझसे आप मांग रहे थे। जी 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 बिल्कुल। पहला जो सवाल है कि साहब क्या भारत की जनता क्या अभी भी इतनी नासमझ है कि वो जिसको चाहे बरगलाने पे वोट कर दे? मैं कहता हूं कि भारत की जनता जितनी समझदार है उतनी कुछ है ही नहीं जी। पूरी दुनिया में, हालांकि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये माना जाता है कि चूंकि लोग अपने ड्यूटीज और राइट्स को समझते हैं इसलिए वो स्पष्ट रूप से मतदान करते हैं, लेकिन भारत की जनता ड्यूटीज और राइट्स को बिगड़ किसी स्कूल कॉलेज में जाए बगैर अपने अनुष्ठानों से, अपने त्योहारों से, अपने जन्म से, अपने चाहे वो किसी वर्ग का, किसी संप्रदाय का हो, उसकी न्याय के लिए और देश के लिए सोचने का सिलसिला बुनियादी रूप से हर आदमी में, चाहे भाषा में हस्ताक्षर कर सके या ना कर सके, लेकिन समझता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत जनता को मूर्ख समझना बहुत नासमझी होगी। जनता ने बहुत सोच समझ के हमेशा वोट दिया है, जनता ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि साहब गलती से वोट कर दिया हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जनता ठीक से समझ रही है कि उनकी परेशानियों के समाधान, ये दोनों जो गठबंधन है एनडीए और यूपीए, ये किसके पास में है, इसका एक सेमीफाइनल जिसे कहना चाहिए वो बड़ा स्पष्ट खुलासा गुजरात के अंदर होगा। और गुजरात में लोग जिस तरीके से मतदान करेंगे वो चीजें बहुत अलग किस्म से सामने आएंगी। हम नहीं कहते, देखिए जिसको जनता वोट देती है वही शासन करेगा, लेकिन जी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहेंगे 150 सीट, ऐसा नहीं कहा जाता बाबा। जनता के सामने विनम्रतापूर्वक कहा जाता है कि हमने अगर काम किया तो हमें निश्चित रूप से वो बहुमत देंगे। लेकिन ये जो भाषा आने लगी है, ये भारतीय जनता पार्टी का जब से राष्ट्रीय नेतृत्व एकामुखी हुआ है, यानी कि अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बीच में नजर आते हैं, जो पूरा भारतीय जनता पार्टी का कलेक्टिव स्वरूप नजर आता था वो मुझे आजकल नजर नहीं आता। ये नई प्रणाली है जो मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान के बिल्कुल अलग से है। अब इसके लिए कौन जिम्मेवार है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो स्वयं देखें। लेकिन लगता यह है कि जैसे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व वैसे कहीं है ही नहीं। यही हाल हमें कांग्रेस के अंदर भी नजर आने लगा है। कांग्रेस में जैसे राहुल गांधी या उनके आसपास के लोग हैं, उसके अलावा कोई है ही नहीं। ये कलेक्टिव लीडरशिप का सिलसिला हुआ करता था जो पता नहीं क्यों केंद्रित हो रहा है, जो अपने आप में एक कलेक्टिव वाला जो सिलसिला है वो कहीं एक मुखी और एक व्यक्ति में नजर आने लगा। ये में अच्छे लक्षण नहीं है। बहरहाल मैं ये मानता हूं कि गुजरात में होने वाले चुनाव बहुत सारी कोशिशों के बावजूद वो प्रश्न जरूर पूछेंगे कि विमुद्रीकरण से जीएसटी के पूरी दुनिया में कहीं भी जीएसटी के इतने लेवल्स नहीं है जितने जीएसटी के लेवल हमारी वर्तमान सरकार ने लागू किए। कहीं सिंगापुर को ले लीजिए जो बहुत पास में है, 5%, 3%, एक कर होता है। एक कर की बात करते तो 50 कर हो गए। आप व्यापारियों से पूछे, बेहद खफा है। इन सवालों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे और मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री को तत्काल इन बातों पे गौर करना चाहिए, टुकड़े में। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी एक रणनीति होगी कि ऑफेंसिव होकर रही है और लोग हमें स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये पासा कहीं पलट सकता है निश्चित रूप से इस तरह की बातचीत से। हमारे यहाँ लोग बड़े दयाद्र हैं, बड़े थोड़ा सा गलती को भी माफ करने की क्षमता रखते हैं। गलती हो गई ये कह दीजिए और लोग खट से आपके सामने समर्पित हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि हिमाचल में और गुजरात में दोनों जगह संकट पैदा करेगा जो ऑफेंसिव होना जो सरकार के माध्यम से हो रहा है। और ये स्वतः ही कांग्रेस के खाते में ये बात बनती चली जा रही है क्योंकि विनम्र है। ओम जी भाई साहब, आपका तो ये आकलन यूपी चुनाव से पहले भी डिबेट में आपका इसी तरह का आकलन आता था, लेकिन वो देखिए जनता ने, मैं आपकी कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको आकलन का पूरा आपको अधिकार है आकलन का, आप अपना आकलन करेंगे। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने कहा आपका आकलन यही आता था। देखिए कभी भी 36 जात बोलते हुए नहीं सुना साहब, ये सर देखिए, इसीलिए मैं ओम जी आप कह रहा हूँ आप तो वरिष्ठ पत्रकार है। जनता सबसे बड़ी बात है, जो बैठा है नामहीन जनता है, वो जनता के बाद जनता से बड़ा कोई भी नहीं है। ना मैं जनता से बड़ा हूँ ना
ये जनता से बड़े हैं। अब इस बात में मैं बम इन सब चीजों से कुछ सबसे बड़ी वो ही कर रही है साहब, वही कर रही है, उसी के लिए हम तो समर्पित है। जनता सिरोधार रहे। सवाल जो खड़े हो रहे हैं उनके जवाब आपको देने चाहिए, बस काफी। बिल्कुल साहब, जनता लोग उनका निर्णय कर लें। जनता का निर्णय हमेशा सिरोधार है। जनता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और जरा समझने की कोशिश, क्योंकि संक्रमण काल मीडिया में भी चल रहा है, पत्रकारिता में भी चल रहा है, क्योंकि चारण और पत्रकार में अंतर हम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का गुणगान करना पत्रकारों का काम नहीं है, पत्रकार सरकार की आलोचना के लिए है, कहां कोई गलती हो रही है उसको इंगित करने के लिए, एक संदेश देने के लिए, ताकि सरकार अगर कहीं भूले से भी कहीं कोई गलत कर रही है तो वो उसको दुरुस्त कर सके। इसलिए समझना होगा, क्योंकि आज हमारा जो मीडिया है वो भी दो चीजों में बट गया है। इन्होंने एक कविता सुनाई थी तो मैं अंत उसी से कर देता हूं कि किरणें तो अणु अणु के अंत से फूटेंगी, क्या होगा छितुजियों पे पहरुए बिठाने से। यही है भारतीय राजनीति का अगला स्वरूप। चलिए, तो हम भारतीय राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारद्वाज साहब, बड़ी परिपक्वता के साथ राजनीति जो है वो आगे बढ़ रही है और हमको लग रहा है, मीडिया को ये लग रहा है कि संक्रमण काल है। सवाल आपसे है ये कि जब विकास के मॉडल को लेकर प्रधानमंत्री जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि एक विकास के मॉडल की एक नई परिभाषा को गढ़ा जाए और उसके ऊपर चुनाव हो, उसके ऊपर व्यक्ति अपनी राय दे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उन चीजों को लेकर फिर उसके बाद क्यों ऐसा लगता है कि पार्टी जो है अगर कहीं कोई बात होती है तो ऐसा, चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या दूसरा कोई प्लेटफॉर्म हो, हर के ऊपर इस तरीके से अपनी मर्यादाओं को भूलकर, सभ्यता को भूलकर, मर्यादा जो बयानों में होनी चाहिए उन सबको तार तार करते हुए बयानबाजी करने में लग जाती है। और हम जो कह रहे हैं वो सही और दूसरा कह रहा है वो गलत के परिप्रेक्ष्य में ही हर चीजों को क्यों देखा जाता है। जब इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ सरकार चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और लगातार आपने जिस तरीके से यूपी का उदाहरण दिया, तो फिर डर की स्थिति क्यों? आप अपनी एक पूरे के पूरे एक खाके के साथ क्यों नहीं चुनाव में उतरते? क्यों एक डेवलपमेंट के मॉडल के साथ क्यों नहीं उतरते? क्यों आखिर इस तरीके की छोटी राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है? बयानों की जो मर्यादा है क्यों गिर रही है? आप बड़ा दल हैं, आप सत्ता में हैं, ये जो है वो पहली जिम्मेदारी जो है वो आप लोगों की है। देखिए दुर्गेश जी, आपने कहा कि मर्यादा जिम्मेदारी, आपने अच्छे शब्द इस्तेमाल किया। मर्यादा जिम्मेदारी तो सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है, सरकार अपनी मर्यादा समझती है कि देश का विकास करना, देश को वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ बनाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है। वो जब खुद को सेवक कहते हैं तो सेवक सिर्फ वो दिखाने के लिए नहीं कहते, वो करते भी है। अब आपने कहा कि बयानबाजी, ऐसा नहीं है साहब, बयानबाजी वो तो जो स्पष्टता है, जब आएंगे बौखला के करेंगे तो इनको सुधारने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा ना, असली चेहरा ऐसा नहीं है। रह नहीं सकता। इन्होंने कहा किसको आपको आलोचनाओं को जनता को तो जवाब मिल रहा है, जनता को हर चीज का जवाब दिया जाता है। ये तो खुला प्लेटफॉर्म है, जनता जब चाहेगी तब जवाब देते हैं। इनकी सुर में कोई सुर नहीं मिला था। अरे अब आप चौधरी जी देखिए, फिर बौखलाहट ले जाएगी। आप देखिए चौधरी जी हाथ को ऐसे समय का अभाव है। हम जनता पे छोड़े जाते हैं कि जनता इस चीज को किस तरीके से लेती है, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि राजनीति में जिस तरीके से गिरावट आ रही है, इससे चिंता जो है वो गांव ढाणी में बैठे एक आम इंसान को भी होने लगी है। तो जरूरत इस बात की है कि हमें अपनी बयानबाजी में, अपने बयानों के अंदर, अपने राजनीति के प्रचार प्रसार के लिए भी थोड़ा संयमित होना पड़ेगा और कोशिश इस बात की करनी पड़ेगी कि वाकई जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर हम ज्यादा फोकस करें, और इसकी महती जिम्मेदारी सरकार पर है। तो लोकतंत्र होने की वजह से विपक्ष की भी उतनी ही महती जिम्मेदारी है। तो समझना तो राजनीतिक दलों को पड़ेगा ही, क्योंकि जनता सिखा सब कुछ देती है, लेकिन इंतजार उसको 5 साल का करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल तो सर के ऊपर गुजरात के और हिमाचल के चुनाव हैं। अब किस तरीके से होंगे और क्या ये सेमीफाइनल होगा या नहीं होगा, ये तय करना भी आप ही यानी जनता का ही काम है। तो फिलहाल इस डिबेट के अंदर हमारे साथ जुड़े डॉक्टर आलोक भारद्वाज साहब, कांग्रेस से आरसी चौधरी साहब और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस डिबेट में सहयोग करने के लिए। फिलहाल आज खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।